रात झारखंड में विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद चंपई सोरेन ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। साथ ही राज्यपाल को 43 विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा। मुलाकात के बाद चंपई सोरेन ने बताया कि राज्यपाल ने उन्हें जल्द वक्त देने का भरोसा दिया। गठबंधन से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं और मौजूदा सरकार में परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री थे। विधायक दल का नेता मनोनीत होने के बाद उन्होंने आदिवासी और गरीबों के हक में लड़ाई जारी रखने की बात कही। में हम संघर्ष और यहाँ का अस्मिता का बचाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। गुरुजी मेरा आदर्श है। इससे पहले कयास लगाया जा रहा था कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सीएम बन सकती हैं, लेकिन विधायकों की बैठक के बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर कल सुनवाई होगी। एक दिन पहले ईडी ने जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन की ओर से गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर कल सुनवाई होगी। इससे पहले अपनी गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने एक पोस्ट के जरिए अपने इरादों के बारे में बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूँ, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। एक दिन पहले करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा देने का फैसला किया और उन्होंने ईडी के अफसरों के साथ ही राजभवन जाकर इस्तीफा सौंप दिया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों के नाम एक भावुक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि नए नेता यानी चंपई सोरेन के नेतृत्व में सभी विधायक माननीय राज्यपाल के समक्ष जाकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और अपनी एकता का परिचय देते हुए नई सरकार के गठन होने तक सभी विधायकों को रांची में ही रहने की नसीहत दी। चिट्ठी में आखिर में हेमंत सोरेन विधायकों से भावुक अपील करते हुए उनके परिवार वालों की देखभाल करने की बात कहते हुए नजर आए। हेमंत सोरेन ने लिखा कि उनकी गैरहाजिरी में उनके परिवार, उनके पिता शिबू सोरेन और बीमार माता का ख्याल रखें। साथ ही उन्होंने लिखा कि पार्टी के विधायक उनके छोटे भाई पर भी स्नेह बनाए रखें। जमीन घोटाला मामले में करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी के अफसरों ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने षड्यंत्र के तहत खुद की गिरफ्तारी का आरोप लगाया। सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। हेमंत सोरेन ने कहा कि वो शिबू सोरेन के बेटे हैं और ऐसी कार्रवाइयों से वो डरने वाले नहीं हैं। संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इस दौरान हेमंत सोरेन ने किसी भी घोटाले से साफ इनकार किया। कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में बिहार राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुआ, अब झारखंड को भी शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना को कमान देने की बजाय चंपई सोरेन को क्यों चुना? इस फैसले के पीछे कई बड़ी वजह है। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और शिबू सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी चेहरा माने जाने वाले चंपई के नाम पर गठबंधन में शामिल कांग्रेस को भी कोई एतराज नहीं है। और बड़ी बात यह है कि चंपई का नाम आगे कर हेमंत सोरेन ने परिवार में बगावत को भी दबा दिया, क्योंकि कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाने के नाम पर उनकी भाभी सीता सोरेन तैयार नहीं थी और अपना दावा ठोक रही थी। सबसे अहम बात यह है कि चंपई सोरेन झारखंड के कोल्हान इलाके से आते हैं, जहां बीजेपी का दबदबा माना जाता है। बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा और रघुवर दास कोल्हान इलाके से ही चुनकर आए थे। 2019 के विधानसभा चुनाव कोल्हान इलाके की 13 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, जिसके चलते रघुवर दास सरकार को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। ऐसे में चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पर कोल्हान इलाके में जेएमएम को चुनावी फायदा मिल सकता है। मजदूर आंदोलन से निकलकर राजनीति में उतरने वाले चंपई सोरेन को उनके तेवरों के लिए टाइगर के नाम से जाना जाता है। चंपई सोरेन 6 बार विधायक रहे हैं और अब तक के राजनीतिक करियर में सिर्फ एक बार साल 2000 में बीजेपी के उम्मीदवार से हारे थे।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत गर्मा गई। इंडिया गठबंधन में शामिल कई दल हेमंत सोरेन के समर्थन में उतर आए और उन्होंने ईडी की कार्रवाई के बहाने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि झारखंड की लोकप्रिय सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाह सरकार प्रताड़ित कर रही है। तो वहीं लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड। बीजेपी ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हेमंत सोरेन को झारखंड का साहसी योद्धा बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बीजेपी कहीं सरकारें गिरा रही है, कहीं चयनित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रही है और कहीं मतपत्रों में जालसाजी कर अपनी सत्ता बचाए रखना चाहती है। इंडिया गठबंधन में शामिल कई और दलों के नेताओं ने भी हेमंत सोरेन पर कार्रवाई के बहाने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ईडी के जरिए विपक्ष के नेताओं को डराने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक उत्पीड़न की राजनीति में विश्वास करती है। मोदी सरकार के दो भाई हैं, ईडी और सीबीआई, और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारी तरीके से हो रहा है। राहुल जी के खिलाफ हुआ, ममता जी के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने केंद्र सरकार पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री को परेशान करने का आरोप लगाया। हमारे नेता के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया है वो झकझोरने वाला है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, तमाम झारखंड के लोग इस अपमान का बदला लेंगे। विपक्ष के कई नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सभी को जेल में डाल रही है। हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई के बाद विपक्ष के हमलों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि ईडी ने कानून के तहत और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की। बीजेपी नेता हरनाथ सिंह ने ईडी की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि घोटालेबाजों की जगह जेल में है। राजनीतिक क्षेत्र में स्वच्छता अभियान ये सफल हो जाएगा तो हमारा निश्चित मत है पूरे देश के अंदर पूरा देश जो है स्वच्छ हो जाएगा। और क्या नाम है, ईडी की जो कार्रवाई है बिल्कुल सही है। वहीं बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि बिना सबूत ईडी कार्रवाई नहीं करती। बहुत दिन से हेमंत सोरेन का ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। कोई ठोस सबूत जरूर मिला, एजेंसी का हाथ में लग गया, इसलिए एजेंसी उनको गिरफ्तार किया। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद रांची से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। जहां विपक्ष केंद्र पर लगातार हमलावर है, वहीं बीजेपी ईडी की कार्रवाई को सही ठहराती नजर आई। भारत के समुद्री क्षेत्र की निगरानी के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नौसेना का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत आईएनएस संधायक 3 फरवरी को विशाखापट्टनम के तट पर तैनात कर दिया जाएगा। दिसंबर महीने में ही इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। ऐसे 3 और सर्वेक्षण पोत आने वाले दिनों में नौसेना में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज फिर शुरू हुई। आज राहुल की यात्रा का 19वां दिन है। कल तक बंगाल में रहने के बाद 3 फरवरी को उनकी यात्रा झारखंड में प्रवेश करेगी। बिहार में 12वीं की परीक्षाओं के पहले दिन कई केंद्रों में हंगामा देखने को मिला। भागलपुर में देर से पहुंची छात्राओं को जब एंट्री नहीं मिली तब उन्होंने जबरन अंदर घुसने की कोशिश की। मुंगेर में भी देर से आए छात्रों को रोकने पर हंगामा हुआ। मौसम में बदलाव के बाद कटरा में वैष्णो देवी के दरबार के पास बर्फबारी हुई, जिसके बाद पहाड़ों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आने लगी। बर्फबारी के बीच हजारों भक्तों ने माता के दर्शन किए। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद देर रात ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दी गई। दिन में कोर्ट का फैसला आया और उसके कुछ ही घंटों बाद ही प्रशासन हरकत में आ गया, जिसने सबसे पहले वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और ज्ञानवापी परिसर के आसपास के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया और वहां आने जाने वाले हर रास्ते पर निगरानी को कड़ा कर दिया गया। इस दौरान जहां भी नजर गई वहां पूरे बंदोबस्त के साथ पुलिस बल के जवान तैनात नजर आए। इसके बाद प्रशासन ने व्यास जी के तहखाने के बाहर लगे बैरिकेड को हटाकर वहां से अंदर जाने का रास्ता बनाया और देर रात पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया गया। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें दिखा कि पुलिस वालों की मौजूदगी में वहां तहखाने में पूजा की गई, जिसमें कोर्ट के आदेश के मुताबिक काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारी और व्यास परिवार के सदस्य ही शामिल थे। व्यास जी के तहखाने में पूजा कराने से पहले वहां हर कोने की साफ सफाई कराई गई और उसके बाद वहां मौजूद मूर्तियों का शुद्धिकरण किया गया। इस दौरान जिला अधिकारी और पुलिस कमिश्नर भी वहां मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारियों और व्यास परिवार के सदस्य ने वहां 31 साल बाद एक बार फिर से पूजा अर्चना की। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट्स किया गया
कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम पूरे होने का दावा भी किया। ऑर्डर के इंतजाम है, पूरे सुरक्षा की व्यवस्था है, अधिकारी ड्यूटी पर है और अच्छी व्यवस्था रहेगी। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने पूरे वाराणसी में अलर्ट भी जारी कर दिया। साथ ही पूजा के बाद किसी भी तरह का तनाव वहां न फैले, इसे ध्यान में रखते हुए पहले ही दाल मंडी इलाके को भी बंद कर दिया गया। जैसे जैसे कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उसके साथी दल उससे झटके पे झटका दे रहे हैं। अब ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसे इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीट समझौता नहीं होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और अपने बयान के साथ इंडिया गठबंधन की दरार को जगजाहिर कर दिया। বাংলায় আমরা একা লড়বো, তার কারণ আমরা জোট চেয়েছিলাম, কংগ্রেস করেনি। সিপিএম কংগ্রেসের জোট হয়েছে বিজেপিকে সাহায্য করবার জন্য। लेकिन कांग्रेस के नेता इसके बाद भी इंडिया गठबंधन की फूट पर पर्दा डालते दिखे। हमारे नेताओं के बीच में बात होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में एक संयुक्त फॉर्मूला निकाला जाएगा। वहीं बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की हालत पर तंज कसते हुए कहा कि इनके पास न दिशा है न दशा है। यह ठगबंधन आगे चलने वाला नहीं है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। इंडिया गठबंधन की ताज़ा तकरार का अंदेशा उस वक्त ही हो गया था जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस की न्याय यात्रा से ये कहकर किनारा कर लिया था कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं दी गई। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे जो हमसे और आपसे जुड़ी हुई है। जी हां, पेटीएम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कार्रवाई के बाद करोड़ों लोग दुविधा में हैं। हर किसी के मन में सवाल यही उठ रहा है कि वो पेटीएम का इस्तेमाल करे या ना करे। एक एक करके उन सवालों के जवाब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या पेटीएम के जरिए यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं? तो इस सवाल के दो जवाब हैं, नहीं भी और हाँ भी। अगर आपने अपने पेटीएम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट लिंक किया है तो आप यूपीआई के जरिए लेन देन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेटीएम किसी और बैंक के अकाउंट से लिंक्ड है तो आप यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल कि वॉलेट में जो पैसे हैं उसका क्या होगा? तो 29 फरवरी से पहले वॉलेट में मौजूद पैसा या तो खर्च कर लें या उसे दूसरे वॉलेट या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। हालांकि 29 फरवरी के बाद वॉलेट में रखे पैसों का इस्तेमाल बिजली और टेलीफोन के बिल चुकाने में आप कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल ये कि क्या दुकानदार पेटीएम के जरिए पेमेंट रिसीव कर पाएंगे? तो हम आपको बता दें कि जो दुकानदार पेटीएम के जरिए भुगतान की रकम पेटीएम पेमेंट्स बैंक में रिसीव करते हैं वो 29 फरवरी के बाद से पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे। अब चौथा सवाल, फूड और फ्यूल से जुड़े सब वॉलेट्स का क्या होगा? तो सब वॉलेट में जो कैश है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब उसमें नया फंड आप नहीं जोड़ पाएंगे। सवाल यह कि पेटीएम फास्टैग का क्या होगा? तो पेटीएम फास्टैग की बजाय दूसरी कंपनियों का फास्टैग लेना होगा और मौजूदा पेटीएम फास्टैग को डीएक्टिवेट करना होगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट का क्या होगा? तो 29 फरवरी के बाद ग्राहक पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन पहले तक बर्फ के लिए तरस रहे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है। आलम यह है कि इस वक्त गुलमर्ग का कोना कोना सफेद हो गया है। गुलमर्ग के इन खूबसूरत नजारों का इंतजार सैलानियों से लेकर कारोबारियों तक को था। और आसमान से गिरते बर्फ के सफेद फाहों ने सबकी मुरादें पूरी कर दी। कुदरत की इस कारीगरी के आगे हर शख्स लाजवाब दिखा और माहौल का लुत्फ उठाता नजर आया। जनवरी में बर्फ नहीं गिरने की वजह से सैलानियों की तादाद में भारी कमी दर्ज की गई, लेकिन ताजा बर्फबारी ने काफी हद तक इस कमी को पूरा कर दिया। गुलमर्ग में बर्फ से लदी ढलानों पर लोग फिसलते दिखाई दिए। जो घाटी कुछ दिन पहले तक सूखी थी उसे बर्फ की बारिश ने मानो नई जिंदगी दे दी। विंटर स्पोर्ट्स के लिए भी गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट तैयार हो गए हैं। ताजा बर्फ गिरने के बाद घाटी की एक तस्वीर और थी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। अनंतनाग के काजीगुंड में बारामूला को बनिहाल से जोड़ने वाली ट्रेन भारी बर्फ के बीच पटरी पर दौड़ती नजर आई। चलती ट्रेन से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अनंतनाग के काजीगुंड की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। आसमान से लेकर जमीन एक ही रंग में रंगे दिख रहे थे। अनंतनाग में रेलवे ट्रैक पूरी तरह बर्फ से ढक गए हैं। ऐसे में ट्रेन की आवाजाही के लिए उसे हटाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। मौसम का मिजाज बदलते ही पहाड़ों की सूरत भी बदल गई। उत्तराखंड के चारों धाम बर्फ से ढक गए। बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ घाटी तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है।
यहाँ तक कि गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जगहों पर बर्फ की वजह से बंद करना पड़ा। लंबगांव केदारनाथ लिंक रोड भी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया, जिसे नेशनल हाईवे और बीआरओ की टीम बहाल करने में जुटी है। उत्तराखंड में ये सीजन की पहली ऐसी बर्फबारी है जिसमें रास्ते बंद होने की नौबत आ गई। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम बर्फ से ढके दिखाई दिए, तो वहीं गंगोत्री यमुनोत्री में भी मंदिर के शिखर सफेद हो गए। चमोली जिले में भी बर्फ ने पेड़, पहाड़, घर, मकान सब अपनी गिरफ्त में ले लिए हैं। पहाड़ों की फसल और बागान के लिए ये एक अच्छा संकेत है। बीती रात बागेश्वर में भी खूब बर्फ गिरी, जिसके बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शहर मसूरी में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई। साथ ही धनौल्टी में भी बर्फ ने दस्तक दी। बर्फबारी न होने से सैलानियों की आमद भी कम रही थी, लेकिन अब मौसम के बदलने से टूरिज्म व्यवसायियों को भी उम्मीद बंधी है। मनाली के पहाड़ दिसंबर जनवरी में बर्फ का सूखा झेल रहे थे, लेकिन अब वहां बर्फ का कब्जा दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बीते 2 दिनों से खूब बर्फ पड़ रही है, जिसके बाद मनाली में 4 इंच तक बर्फ जमा हो गई, जबकि रोहतांग में 3 फीट मोटी बर्फ की परत जम गई है। अब तक हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी हरे बने हुए थे, लेकिन पिछले 2 दिन से हो रही बर्फबारी के बाद तस्वीर बदल गई है। आसमान से रुई के फाहे जैसी गिरती बर्फ के बीच सैलानी लुत्फ लेते दिखाई दिए। कुफरी, नारकंडा जैसे शिमला के ऊपरी इलाकों में बर्फ की दस्तक के साथ ही सैलानियों का भी सैलाब उमड़ रहा है। लंबे इंतजार के बाद बर्फ को देखकर सबके चेहरे खिले हुए हैं। धौलाधार के पहाड़ भी बर्फ से ढकना शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल में भी बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिसंबर जनवरी में जो जगहें बर्फ से ढक जाती थीं, वहां कतरा भी देखने को नहीं मिला, लेकिन अब लौटती ठंड में हो रही बर्फबारी ने मानो हर तरफ अपना कब्जा जमा लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन बर्फबारी का ये सिलसिला जारी रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं रुक रही और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश, कई जगह पर तो बारिश के साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी कल रात से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिससे कोहरे में तो निजात मिली ही है, साथ में प्रदूषण का स्तर भी बीते दिनों के मुकाबले कुछ कम आंका गया। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से कई जगह सड़कों पर पानी भी भर गया। दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में तो बारिश के साथ ओले भी गिरे। चंडीगढ़ से जो तस्वीरें आई, उसमें सड़कों पर जबरदस्त ओले गिरते दिखाई दिए। यहाँ तक कि शिमला में भी बर्फ की तरह ओले गिरे हुए दिखे। जहाँ बारिश ने एक तरफ प्रदूषण और कोहरे से राहत दी है, वहीं किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि तैयार फसल पर बारिश और ओले गिरने से पैदावार में नुकसान होना तय है। हिमालय की बर्फीली वादियों में पाए जाने वाले स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुओं के बारे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय एक सर्वे जारी कर चुका है। ये पहला मौका है जब स्नो लेपर्ड की गिनती की गई है। देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान के सर्वे के मुताबिक भारत में इस वक्त 718 स्नो लेपर्ड्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा 477 स्नो लेपर्ड अकेले लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में हैं। सर्वे के दौरान उत्तराखंड में 124 और हिमाचल प्रदेश में 51 स्नो लेपर्ड्स देखे गए। अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुए मौजूद हैं। देश में स्नो लेपर्ड की संख्या जानने के लिए हिमालयन रेंज में लगभग 1.25 लाख किलोमीटर एरिया का सर्वे किया गया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ये सर्वे 2019 से 2023 तक 4 साल चला। इस सर्वे में वन विभाग, रिसर्चर्स, वॉलंटियर्स और वाइल्ड लाइफ के लिए काम करने वाले संगठनों की मदद दी गई। एक जानकारी के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 6,500 स्नो लेपर्ड हैं, जो भारत के अलावा चीन, नेपाल, भूटान, रूस, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान जैसे देशों के बर्फीले इलाकों में मौजूद है। दिल्ली में मशहूर स्पेनिश कवि फेडेरिको गार्सिया लोरका की कविताओं के संग्रह का विमोचन किया गया। सांड से युद्ध और मौत शीर्षक वाले इस कविता संग्रह लोरका की 75 स्पेनिश कविताओं का हिंदी में अनुवाद हुआ है। स्पेनिश और हिंदी दोनों भाषाओं का ये संकलन स्पेनिश भाषा के जानकार और अनुवादक डॉक्टर प्रभाती नौटियाल ने तैयार किया है। सिर्फ 38 साल में दुनिया छोड़ चुके लोरका का ये 125वां जन्म वर्ष है। 20 से ज्यादा स्पेनिश देशों में आज भी लोरका के समर्थक लोरकिनो नाम से अपने ब्लॉग या फेसबुक ग्रुप चला रहे हैं। ये कविताएं ऐसी हैं कि आप कई बार पढ़िए, छोड़ दीजिए, फिर कई बार समय बाद पढ़िए, तब भी आपको उसमें ताजगी दिखेगी और कोई नए अर्थ दिखेंगे। इस किताब का कवर 7 साल की बच्ची अवनी जयाल ने डिजाइन किया है। मैं जानती नहीं थी कि मुझे लोका का कवर पेज डिजाइन करना है। मैं 7 इयर्स की थी, मैंने एक दिन ऐसे रैंडमली इसे बना दिया था एक बटरफ्लाई को देखकर।
इस मौके पर हिंदी के वरिष्ठ कवि और विचारक अशोक वाजपेयी ने कहा कि लोरका की कविताओं में कई बार जड़ वस्तुएं सजीव हो उठती हैं। डॉक्टर प्रभाती के अनुवाद ने एक बार फिर हमें दुर्लभ रस, संवेदना और आवेग की महान कविताएं पढ़ने का मौका दिया है। ये हिंदी में आत्मविश्वास बढ़ने की भी घड़ी है कि हम संसार की बड़ी भाषाओं को सीधे अनुवाद में अपने तक ला सकते हैं। ये क्षमता हिंदी में है। कविता संकलन के विमोचन के मौके पर भारत में स्पेन के राजदूत खोसे मारिया रिदाओ डोमिंगेज भी मौजूद रहे और उन्होंने लोरका की कविताओं के हिंदी अनुवाद के लिए डॉक्टर प्रभाती का आभार जताया।